इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैपेसिटर ऑल पी वाई क्यू जेई मीन्स डन, बहुत बढ़िया। लगे हुए हैं मतलब आप लोग इसी जोश और जज्बे के साथ लगे रहिए। ठीक है, एक दिन कुछ कर जाएंगे आप लोग। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। वेदांत, हरेंद्र, ऋषि, यश, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ भाई। मास्टर तो ठीक ही रहता है। बच्चे ठीक रहेंगे तो मास्टर ठीक रहेगा। बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं, नंबर अच्छा ले आए। आदित्य, चिन्मय, अभिषेक, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलिए, तो कल हम लोगों ने बहुत बेसिक करंट के बारे में चीज़ें देखा। एक प्राइमरी एबीसी देखा, जैसे कि केवीएल कैसे यूज़ करें, है ना। केवीएल कैसे यूज़ करें, केसीएल कैसे यूज़ करें सर्किट में। इस पे जब हम सर्किट के क्वेश्चन जैसे कैपेसिटर में किया था नोडल एनालिसिस, तो जब सर्किट के क्वेश्चंस करेंगे तो उसको हम आएंगे। और मैंने आपको ये सीरीज पैरेलल की कहानी बताई थी कि सीरीज पैरेलल कैसे होगा। ठीक है, चलिए तो अभी हम थोड़ा रेजिस्टेंस पे फोकस करते हैं और रजिस्टिविटी पे। रेजिस्टेंस के बारे में आपने ये देखा कि वो ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंडेंसी रखता है। रेजिस्टेंस अपना ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे क्या करता है, डिपेंडेंसी रख रहा है। और वो क्या है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, है ना। ये आपने देखा था। जबकि रजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टेंस दो चीज़ों पे आपके पास क्या, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज टेम्परेचर। और रजिस्टिविटी क्या है, केवल मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे और टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी रखता है। ठीक है, नहीं टेस्ट में इलेक्ट्रो नहीं आ रहा है। टेस्ट में आपको इलेक्ट्रो नहीं आ रहा है, केवल कंडक्टर आ रहा है, वो भी बहुत कम पार्ट आ रहा है। कंडक्टर के क्वेश्चन बहुत कम रहेंगे। कैपेसिटर अपने में भी बहुत बड़ा मेजर टॉपिक था, इसीलिए मैंने कैपेसिटर 95% कैपेसिटर ही दिया है। ठीक है, तो कैपेसिटर के क्वेश्चंस आपको मोस्टली मिलेंगे। उसके बाद से कंडक्टर जो पार्ट छूट गया था उसको बस एड ऑन किया गया है। अगले टेस्ट में आपका रिवीजन बरकरार रहे, इसीलिए कुछ कुछ पिछला वाला भी लेके चलेंगे। जब थोड़ा सिलेबस और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बढ़ ही जाएगा फिर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो आपसे ये पूछा जाए कि आपके पास कोई भी एक वायर है, ये वायर है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन जो बहुत बेसिक क्वेश्चन जेई मेंस वाले कई बार पूछ लेते हैं, कई बार पूछे भी हैं इनफैक्ट, कि एक वायर है। ठीक है, अब इस वायर का आपने क्या किया, इसको खींच दिया, इसको पुल कर दिया। और ये एल लेंथ से, एल से मान लीजिए अपने पास क्या हो गया, कुछ L1 से कुछ L2 हो गया। तो जब आप इसे खींचोगे, जब इसको खींचोगे, ठीक है, तो वो पतला हो जाएगा, मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अब आप इसको अगर खींच दोगे तो दो चीजें एक साथ हो रही होगी, है ना। ये वायर थोड़ा पतला भी होगा और इसका, इसको आपने खींच दिया, तो खींच देने के बाद ये वायर थोड़ा सा पतला हो गया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज होगा। तो बच्चे ये ध्यान नहीं देते, केवल वो लेंथ पे ध्यान देते हैं। जल्दी में क्या करते हैं, रो एल अपॉन ए में लेंथ का रेशियो ले लेते हैं। तो अब यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, अब आपने खींच दिया तो ये हो जाएगा। मान लीजिए इस समय इसका रेजिस्टेंस R1 है और इस समय इसका रेजिस्टेंस R2 है। आप ये देख रहे हो कि इसका जो रजिस्ट एरिया है वो भी चेंज होगा। एरिया इसका मान लीजिए अभी क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हल्का सा आपको बस ध्यान रख लेना है कि जब आप उसे खींचोगे जिसमें कि लेंथ और एरिया मतलब रेडियस दोनों डिक्रीज कर रहा होगा या इंक्रीज कर रहा होगा, तो एरिया और लेंथ दोनों कर रहा होगा, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहेगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द वायर इस केस में ऑलवेज कांस्टेंट। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम होगा A1
L1, यही तो होगा A1 L1, ये इसका वॉल्यूम होगा। तो A1 L1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो A2 L2 के बराबर होगा। तो एक इक्वेशन आपको ये पता है कि A1 L1 इक्वल टू A2 L2। R1 क्या लिख सकते हो, इट इज रो। अच्छा हाँ, रजिस्टिविटी बताइए, सेम मटेरियल है, उसे खींच के लंबा करो पतला करो, वो ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंडेंसी नहीं रखता, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंडेंसी अपना नहीं रखता, रजिस्टिविटी अपनी कांस्टेंट रहेगी। तो R इक्वल टू रो L1 अपॉन A1, और R2 आप बोल सकते हो रो L2 अपॉन A2, है ना। तो अगर आप R1 R2 का रेशियो देखो तो R1 अपॉन R2 जो आएगा वो आ जाएगा, रो कैंसिल होगा, L1 अपॉन L2 इंटू आप इसको रेशियो लोगे तो A2 अपॉन A1, ऐसे ले सकते हो, A2 अपॉन A1, ठीक है। और यहां से A2 अपॉन A1 हम लोग लिख सकते हैं कितना, L1 अपॉन L2, A2 अपॉन A1 लिख सकते हैं L1 अपॉन L2। तो कायदे से आप देख रहे हो कि R1 अपॉन R2 जो है वो L1 अपॉन L2 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है। तो आपको लेंथ में रिलेशन दिया जाएगा, आप वहां से आप बता सकते हो। तो R1 अपॉन R2 इज प्रोपोर्शनल टू L1 अपॉन L2 स्क्वायर, ठीक है। अगर आप एरिया की बात करो, ऐसा भी कर सकते हो ना कि यहां से L1 L2 गायब कर दो, तो यहां से एक फॉर्म और आपको दिखता है कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, अगर आप हटाते हो तो क्या लिखोगे, A2 अपॉन A1। L1 अपॉन L2 अगर आप हटाते हो तो L1 अपॉन L2 को क्या लिख सकते हो, A2 अपॉन A1। तो यहां से फिर से आपको एरिया का मिलेगा A2 अपॉन A1 स्क्वायर। तो ये दोनों ट्रू रहेगा, ठीक है, दोनों आपके पास ट्रू रहेगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, देख पा रहे हैं आप, इसमें दोनों में अंतर है। R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर, देख लीजिए, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर, बट R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया स्क्वायर। तो ये चीज मैंने आपको बताई, कई बार जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं। परसेंटेज चेंज पूछा है, तो परसेंटेज चेंज भी आप निकाल ही लोगे, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज ये पूछा है कई बार, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, तो वो भी आप निकाल लोगे। वो क्या हो जाएगा, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, यही तो करते हो परसेंटेज चेंज। तो यहां से आप डेल्टा आर R1 R2 निकाल लोगे तो इसका चेंज निकाल ही लोगे, वहां से आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एक आपको वेरिएशन रेजिस्टेंस में ऐसा मिलता है। जल्दी में बच्चे जो है केवल लेंथ को देख लेते हैं, एरिया वाला भूल जाते हैं, तो उनको गलत हो जाता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं R इक्वल टू रो L अपॉन ए। तो मान लीजिए रो कांस्टेंट हो गया, अब मैंने स्ट्रेच किया, ठीक है, तो आपको लेंथ और एरिया दोनों चेंज कराया। अब कुछ ऐसा कर दें, एक ही कंडक्टर है, ठीक है, एक ही कंडक्टर है, हाँ आप बेंड भी कर सकते हो, वायर को आप बेंड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वायर को आप बेंड कर दोगे तो बेंड करने में क्या है, लेंथ आपका थोड़े ना चेंज हो रहा है, आप उसको मेल्ट कर, एक L लेंथ का वायर है, ठीक है, आप ऐसा क्वेश्चन बना सकते हो कि L लेंथ का वायर है, उसको मेल्ट करके आप एक सर्कल बना दे रहे हो। L लेंथ का वायर है, उसको मेल्ट करके आप क्या बना रहे हो, सर्कल बना दे रहे हो, तब उसका रेजिस्टेंस बताओ। तो उसमें आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस उसका R निकालने के लिए क्या करोगे, वहां से आप कर सकते हो 2πr वाले से ना। तो क्वेश्चन जैसा आएगा देखेंगे। अभी मुझे थोड़े अच्छे केसेस देखते हैं। यहां पे हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस जैसे आपने कैपेसिटेंस निकाला था, याद करिए, है ना, कैसा, सिलेंड्रिकल का स्फेरिकल का निकाला था, याद है सभी बच्चों को, स्फेरिकल का कैपेसिटेंस निकाला था, सिलेंड्रिकल का कैपेसिटेंस निकाला था। उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो कि रेजिस्टेंस निकाल सकते हो स्टैंडर्ड कंडक्टर्स का। आपको पता है वो ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए
हम स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें, कि हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, तो स्फेरिकल कंडक्टर है कुछ ऐसा, ये अपना स्फेरिकल कंडक्टर है। आपने इसमें कुछ पूरा, ये हॉलो नहीं है ना, इसमें कुछ कंडक्टिंग मटेरियल भर रखा होगा, आपने उसमें कंडक्टिंग मटेरियल भर रहा होगा, सॉलिड सॉलिड कंडक्टिंग मटेरियल। तो सॉलिड कंडक्टिंग मटेरियल आपने भर रखा है, और एक इसका रेडियस, इनर रेडियस और आउटर रेडियस भी ले लेते हैं कुछ ऐसा। तो अप्रोच सभी बच्चों को शायद क्लियर है, क्योंकि कई बार हम लोगों ने अब कैपेसिटेंस में भी किया है ऐसी चीजें। तो अब आपको चमक सकता है, ए और ये बी है, मान लीजिए अपने पास ये है R1 और ये है अपना R2, इनर रेडियस आउटर। और जो हमने मटेरियल मीडियम भरा है, वो मटेरियल मीडियम हमने कहाँ भरा है, इन्हीं के बीच में, इन्हीं के बीच में हमने क्या किया है, मटेरियल मीडियम भर रखा है। देखो ये मटेरियल मीडियम है। अब आप ये मटेरियल देखिए, इसमें और भी क्वेश्चंस बनते हैं बहुत अच्छे, कि मटेरियल जो आपने भरा है उसकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है कि वेरी कर रही है। तो सारे केस करेंगे। पहले मैं लेके चल रहा हूं कि हमारी रेजिस्टिविटी, जिसके अंदर जो आपने मटेरियल भर रखा है, इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी आपकी क्या है, कांस्टेंट है। इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी अपनी क्या है, कांस्टेंट है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ओके, तो मटेरियल की रेजिस्टिविटी अपनी क्या है, कांस्टेंट है। तो रो, इसका रो है वो कांस्टेंट है, रो अपना क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर फिर करंट कैसे फ्लो करेंगे, करंट कैसे, बहुत बढ़िया, ऋषि भाई को एकदम याद है, ऋषि भाई पूरे फॉर्म में है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, ये R1 और R2 है और रो अपना कांस्टेंट है इसके अंदर। अब आपको पता है कि जैसे मैंने आपको एक कंडक्टर दिया था और सारी कहानी हो चुकी है, रैंडम मोशन होता था, है ना। अब आपने बैटरी लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ड्रिफ्टिंग शुरू हो गई, तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग के अपोजिट करंट फ्लो हो गया। तो यहां पर मैं कैसे आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा रहा हूं, एक इनर पे बैटरी लगा रहा हूं, है ना, एक यहां पे बैटरी लगा रहा हूं और एक बाहर बैटरी लगा रहा हूं। तो इन दोनों के वजह से जो बैटरी लगा रहा हूं, इसके वजह से इसमें क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कहानी सब लोग समझ ही रहे हैं कि यहां पे हमारे पास एक इनर है, ये अपना आउटर है। तो यहां पे आपने क्या लिया, एक बैटरी लगा दिया, और एक बैटरी आपने जो लगाया, मान लीजिए आपने ऐसे एक बैटरी लगा दी, ठीक है, आपने एक बैटरी लगा दिया V वोल्ट का, ठीक है, V वोल्ट का आपने बैटरी लगा दिया। डायग्राम खराब हो रहा है, बैटरी कहाँ लगाएं, बैटरी लगा देते हैं कहीं, चलिए यहां लिख देता हूं मैं, यहां पे आपने एक बैटरी लगा दिया कोई भी, तो इसे +V बोल देते हैं, है ना, इसे हायर रेडियली आउटवर्ड ले रहे हैं तो इसे +V दे देते हैं, इनर वाले को यहाँ पे एक प्लस V दे देते हैं, और इसी से आप समझ जाओगे, और ये 0 वोल्ट है, मतलब आपने यहाँ पे एक बैटरी लगा रखा हुआ है, समझ गए होगे, यहाँ पे एक बैटरी लगा रखा है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ढेरों सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एज ए फंक्शन ऑफ आर वो बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस V एज ए फंक्शन ऑफ आर बता दो, करंट डेंसिटी बता दो, बहुत सारी बातें। तो पहले हम रेजिस्टेंस पे आते हैं। तो रेजिस्टेंस पे आते हैं, रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V के बारे में मैं लिख दूं तो आपको और क्लियर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनर एंड आउटर स्फीयर, तो ये बच्चे तो सभी लोग समझ गए हो कि अब आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ड्रिफ्टिंग होगी और करंट भी फ्लो होगा। करंट आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सभी को पता है कि करंट जहां से चलेगा तो हर क्रॉस, यहां पे चैलेंज क्या है कोई ये बताएगा मुझे, कि रेजिस्टेंस को डायरेक्ट फॉर्मूले से मैं क्यों नहीं लिख सकता, ρL/A क्यों नहीं लिख पा रहा हूं, बताएंगे आप लोग। इसलिए नहीं लिख पाएंगे कि जो यहां से करंट चलेगा, आप देखिए ये जो करंट यहां से चलेगा वो रेडियल डायरेक्शन में गुजरेगा, मानते हो कि नहीं, रेडियल डायरेक्शन में करंट घूम
यहाँ से चल रहा होगा, ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ऐसे रेडियल डायरेक्शन में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, याद है सभी को, तो उसी तरीके से रेडियल डायरेक्शन में अपना करंट जो है क्या होगा, चलेगा। तो जब वो रेडियल डायरेक्शन में करंट चलेगा तो आप क्या बोल सकते हो, एरिया वेरी करेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई अनुज, बहुत बढ़िया। एरिया आपका वेरी करेगा हर जगह पे, हर इंस्टेंट पे वो करंट जो रेडियल डायरेक्शन में गुजर रहा होगा, ठीक है, वो अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया से गुजर रहा होगा। तो सभी बच्चों को ये चमका कि सर इसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे, बिल्कुल। और इस इंटीग्रेशन अब आपके लिए बिल्कुल नया है, नहीं है, आपका घर का मामला हो चुका है, अब ये इतनी बार आपने किया है। आप क्या करने वाले हो, आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का कोई सेल कट करोगे, आपके लिए एकदम अब रट चुका है ये। तो यहां पे आप क्या करोगे, किसी आर डिस्टेंस पे जाके है ना, किसी आर डिस्टेंस पे जाके, तो किसी आर डिस्टेंस पे जाके आप डी आर थिकनेस का एक सेल कट कर रहे हो, और जो सेल ये कट करोगे वो डी आर थिकनेस का होगा। ध्यान दीजिएगा, फंक्शन बनाना आपको आता है, बहुत बच्चे अगर बना चुके होंगे। ऋषि बाबू ने तो खटाक से रिजल्ट ही छाप दिया। यहां पे अपने पास ये है, ये आर पे अपने पास हो जाएगा ये डी आर, दिख रहा है। अब इस डी आर के लिए, इस डी आर के लिए जो भी करंट फ्लो हो रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, आर पे जो अपने पास डी आर होगा, ये आर है, ये आर है, इस आर पे जो आपने ये डी आर थिकनेस लिया है ना, ये डी आर थिकनेस, इस डी आर थिकनेस से जो करंट यहां से जा रहा होगा, करंट तो हर क्रॉस सेक्शन एरिया से सेम ही गुजर रहा होगा, यहां से जो भी करंट ऐसे जाएंगे, यहां से जो भी करंट यहां से रेडियल डायरेक्शन में जा रहा होगा, ये सभी करंट अभी आप बता सकते हो कि कितने थिकनेस से गुजर रहा है। ये जो करंट यहां से जा रहा होगा आई, वो कितने थिकनेस से, आई कांस्टेंट रहेगा भाई, और ऐसे कई सारे सेल होंगे, उस सभी से ये आई गुजरता हुआ जाएगा, ठीक है। और अगर आपने ये समझ लिया, अगर आपने ये समझ लिया तो हीट ट्रांसफर समझ लिया, अगर आपने ये समझ लिया तो आप हीट ट्रांसफर समझ जाएंगे। थर्मोकेम जो 11th का टॉपिक है, एग्जैक्ट मिलता जुलता है, बिल्कुल डी आर थिकनेस से, बहुत बढ़िया। तो डी आर थिकनेस से ये जाएगा, बिल्कुल। तो हम ये बोल सकते हैं क्या भाई कि डी आर थिकनेस से जब ये पास हो रहा था तो इसका एरिया कांस्टेंट माना जाएगा, और वो आर रेडियस का जो एरिया होगा वही होगा जो आर प्लस डी आर रेडियस का है। तो आप इसके लिए क्या बोल सकते हैं, ओम्स लॉ से भी आप लिख सकते हैं। आप अगर केवल रेजिस्टेंस की पहली बात कर रहे हैं तो पहले रेजिस्टेंस की बात कर लीजिए। तो रेजिस्टेंस इसका आप क्या लिखेंगे, डी आर, डी कैपिटल आर, मतलब दिस इज द रेजिस्टेंस, है ना, ऑफ डी आर थिकनेस, डी आर थिकनेस ऑफ द सेल, ऑफ द स्फेरिकल सेल, ये बोल सकते हो भाई। और वो कितना होगा बताओ, रो यहां पे कांस्टेंट है, खुश हो जाओ। तो रो आर, रो एल अपॉन ए, है ना, रो एल अपॉन ए। तो एल के जगह पे क्या होगा, एल के जगह पे यहां पे केवल कितना लिखेंगे, थिकनेस कितना है, डी आर अपॉन एरिया। तो एरिया यहां पे डीए लिखा जाएगा। डीए जो होगा, दिस इज डिफरेंशियल एरिया differential area of spherical cell having radius r, कई बार आप लोगों ने लिखा है फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, having radius r and thickness dr, and thickness dr। क्या बताया था, कैसे लिखते हैं, लेंथ ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट 2 पाई r,
सॉरी एरिया लिख रहे हैं हम लोग, तो डिफरेंशियल एरिया आप, हाँ ठीक है, तो लेंथ ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट 2 पाई आर इंटू डी आर। बोलो भाई, लेंथ ऑफ द, एक मिनट, हम यहाँ पे डी ए क्यों लिख रहे हैं, हमें तो पूरा ही एरिया मिलेगा ना। एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल, ए अपना ये तो डायरेक्ट होगा, ए क्या होगा, एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल किस एरिया से जा रहा है, आर रेडियस के स्फेरिकल सेल से जा रहा है ना, आर रेडियस के स्फेरिकल सेल से। 2 पाई आर डी आर नहीं लिखना है भाई, क्योंकि हमारा जो एरिया है ये 4 पाई आर स्क्वायर, कौन से एरिया से पूरा पास हो रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर से, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्फेरिकल, करंट जो पास हो रही है हमारी, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मैंने अभी बताया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आर पर होगा, जो आर रेडियस के स्फेयर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, वही क्रॉस सेक्शनल एरिया आर प्लस डी आर रेडियस का होगा, क्योंकि आर और डी आर में कोई अंतर नहीं है, आर प्लस डी आर इज सेम एज आर। तो एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल हैविंग रेडियस आर, ये लिखेंगे ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया हैविंग रेडियस आर, तो आप सीधे सीधे इसको लिख सकते हो, स्फेयर है तो स्फेरिकल सरफेस, कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, इसी को इंटीग्रेट मार दो, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना 0 से, सॉरी यहां से है ना, हाँ ठीक है, तो 0 से आर, और ये हो जाएगा R1 से R2। आप फंक्शन बनाना चाहते हो तो आप फंक्शन बना लो, R1 से R कर सकते हो, कि रेजिस्टेंस रेडियल फंक्शन कैसे होगा वो भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा फाइनली आर, वो हो जाएगा रो अपॉन 4 पाई -1 बाई आर होगा इंटीग्रेशन R1 से R2, तो आर आ जाएगा रो अपॉन 4 पाई 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2। तो दैट इज द थर्मल रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलोगे, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द दिस स्फेरिकल कंडक्टर, इस कंडक्टर का थर्मल रेजिस्टेंस है, और वो अपने पास है रो अपॉन 4 पाई 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2। सभी को क्लियर है। अगर आप फंक्शन बनाना चाहोगे R एज ए फंक्शन ऑफ R, तो वो क्या हो जाएगा, रो अपॉन 4 पाई 1 अपॉन R1, तो ऐसे ही रहेगा, ये जनरल टर्म R हो जाएगा, रेडियल डिस्टेंस, तो ये अपना फंक्शन बन जाएगा, R एज ए फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस, R एज ए फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो रो अपॉन 4 पाई 1 अपॉन R1 माइनस किसी जनरल R डिस्टेंस पे ये रेडियस होगा। अब इसमें और भी चीजें पूछी जा सकती हैं, जैसे करंट डेंसिटी आपसे पूछी जाए कि करंट डेंसिटी बताइए क्या होगा, और I क्या होगा, तो I तो सब लोग बता सकते हो, पहले I की बात कर लेते हैं। I यहां पर क्या होगा, ओम्स लॉ से दोनों कंडक्टर यहां से यहां तक के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V है, आउटर का मैंने 0 लिया हुआ है और इनर का V लिया है, ठीक है। जो बैटरी लगी होगी उसमें आउटर का मैंने 0 लिया है, इनर का V लिया है, मतलब कुछ यहाँ पे बैटरी अर्थ होगी नेगेटिव प्लेट और ये पॉजिटिव प्लेट का V है, ठीक है। क्लियर है सभी को। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर, आर टोटल रेजिस्टेंस होगा, तो आप I यहां से लिख सकते हो, वो हो जाएगा V बाई आर, I आप लिख सकते हो V बाई आर, है ना, I लिख सकते हो अपना V बाई आर, टोटल पोटेंशियल। तो I अपने पास कितना आ गया, V बाई आर, आर अपना कितना है, वो है रो अपॉन 4 पाई, अगर आप टोटल लिखना चाह रहे हो, हाँ टोटली लिख रहे हैं ना V, तो I अपने पास हो जाएगा, देखिए I हर क्रॉस सेक्शनल एरिया से सेम रहेगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2 पाई आर डी आर इसलिए नहीं लिया भाई, क्योंकि हमें केवल उस सेल के थिकनेस को नहीं चाहिए, आप नहीं समझ रहे, हमें DA नहीं चाहिए था। आपको जब करंट लिखते हैं, देखिए ये आपके पास है पूरा मटेरियल है, इसमें आपको जब यहां पे करंट चाहिए था तो यहां से पेनिट्रेट कर रहा था करंट, तो मैंने क्या सिखाया है, करंट में आप जो एरिया लेते हैं वो क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो यहां से पेनिट्रेट करके जा रहा है ये DR से नहीं, ये कितने जा रहा है, पूरा R, ये इस कर्व पार्ट से, इस छोटे वाले स्फेयर से जा रहा है ना, तो इस छोटे वाले स्फेयर के हर सरफेस को क्रॉस करता हुआ जा रहा है, तो छोटे वाले स्फेयर जो R रेडियस का है उसके सरफेस को पेनिट्रेट करता हुआ जा रहा है, वो अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा।
ठीक है। हाँ, वो रिंग के लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें यहाँ पे रिंग का डीए लिखना था, तो उसमें आप बोल सकते थे रिंग का डीए है। रिंग, अगर आप एक 2 डायमेंशनल रिंग कट करते तो उसका एरिया होता है 2 पाई आर डी आर। बिल्कुल सही कह रहे हो। ये 3 डायमेंशनल स्फेयर है, तो स्फेयर में हमने सेल लिया हुआ है। तो सेल, आप सोचो एक बॉल है, प्लास्टिक की बॉल है जिसका थिकनेस डी आर है, तो आप उसका क्या बोलेंगे, और रेडियस आर है, तो उसका एरिया क्या बोलेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब आपको यहां पे करंट देखना है, तो करंट अपने पास हो जाएगा V बाई आर, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस है ना, तो टोटल रेजिस्टेंस आप इससे डिवाइड कर दीजिए टोटल रेजिस्टेंस आर से, तो आपको करंट मिल जाएगा। ध्यान रहे कि करंट अपना हमेशा जो है क्या रहेगा, हर क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो सेम फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो आई अपना हमेशा सेम होगा, आई अपना हमेशा सेम होगा। तो आप V क्या लिख सकते हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इतने पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, इस पॉइंट का, यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, तो ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये V है, और यहां का पोटेंशियल बताओ कि यहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा। तो वो पोटेंशियल हम लोग निकाल सकते हैं, वो पोटेंशियल हम लोग निकाल सकते हैं जीरो से, है ना, जीरो से ये लोअर पोटेंशियल है, ये V है, तो बाहर के रिस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल मैं कुछ अगर V1 बोलूं, V एट R बोलूं, ठीक है। जीरो के रेस्पेक्ट में इनर का पोटेंशियल V है, और जीरो के रेस्पेक्ट में R रेडियस पे पोटेंशियल VR बोलूं, तो क्या आप VR लिख सकते हो क्या सीधे सीधे ओम्स लॉ से, I तो कांस्टेंट होने वाला है इनटू R, तो V एट R क्या लिख सकते हो, वो लिख सकते हो I इंटू R। R अभी आपने एज ए फंक्शन ऑफ R निकाला है, ये देखिए, तो आप क्या लिख सकते हो, रो अपॉन 4 पाई 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R। तो पोटेंशियल आपका कैसे चेंज हो रहा है वो भी आप लिख सकते हो, पोटेंशियल आपका कैसे चेंज हो रहा है वो भी आप यहां से लिख सकते हो। ठीक है, पोटेंशियल आपका कैसे चेंज हो रहा है, कहां से, इनर से आउटर में, और जीरो पोटेंशियल किसको माना गया है, आउटर को, तो आउटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, आउटर के रिस्पेक्ट में आउटर का पोटेंशियल जीरो है, तो आउटर से जब आप इधर बढ़ोगे, अंदर घुसोगे और सेंटर से R डिस्टेंस पे होगे, तो इसका पोटेंशियल V एट R है। तो उसको लिखना अगर आप चाहते हो, तो यहां से जो पोटेंशियल है, इससे जो करंट फ्लो हो रहा होगा, इतने जोन से जो करंट फ्लो हो रहा होगा, वो आप लिखोगे वी आर जो होगा वो आई तो हमेशा सेम होगा हर क्रॉस सेक्शन से। ये सीरीज में एक चीज और जान लीजिए, एक और चीज बता दूं कि ऐसे जो आपने सेल्स कट किए हैं, ये सारे डीआर के सेल्स सीरीज में माने जाएंगे, क्योंकि सभी डीआर को पेनिट्रेट करता हुआ करंट जा रहा है। तो कल ही आपने पढ़ा कि ऐसे रेजिस्टेंस जिसमें करंट सेम हो, वो सब किसमें कहे जाते हैं, सीरीज में। तो दीज कॉम्बिनेशन आर ट्रीटेड एज टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ द करंट फ्लो इज सेम इन ऑल द रजिस्टर। तो यहां पर डीआर थिकनेस के जो ये सेल्स बनेंगे, उन सबका जो है अपना क्या हो जाएगा, देखिए R2 नहीं लिखेंगे, R2 जब आप तब लिखेंगे जब आप सरफेस का पोटेंशियल लिखना चाहेंगे। आप जनरल अगर R का लिख रहे होंगे, जनरल R का लिख रहे होंगे, अच्छा आप यहां पूछ रहे हैं, ये अपना है इनिशियल R1 और R, तो R1 से R लिखोगे, ठीक है, R1 से आप R लिखोगे, मैं दूसरे मेथड से भी इसको कंफर्म कर देता हूं आपको। तो यहां से यहां पर आ रहे हो ना, तो R2 अब अपना R है, ये तो R1 है, R2 अपना एक तरीके से क्या है, R है, R2 अपना एक तरीके से क्या है, R है। अच्छा, ये आप कह रहे हो कि इसको फिर R1 मान ले और फाइनल को R2 मान ले, ये शायद आप बोलना चाह रहे हो, फाइनल अपना R2 हो और इनिशियल R हो, ये बोलना चाह रहे हैं। पोटेंशियल एट द सरफेस इक्वल टू पोटेंशियल इनसाइड नहीं होगा। अरे भाई, जब पोटेंशियल सरफेस का और इनसाइड का बराबर हो जाएगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा, गजब पूछ रहे हो। ठीक है, कैसे आप जो है करंट फ्लो कराओगे, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास नहीं होगा तब तक करंट कैसे फ्लो होगा। ठीक है, अब इसमें बस ये देख लेना है कि ये जो हमने वी आर है, मैं आपको अभी उससे कंफर्म कर देता हूं दूसरे से, ई डॉट डी आर से भी। चलिए डेंसिटी बताइए पहले, डेंसिटी एट आर डिस्टेंस, जे करंट डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ आर। करंट डेंसिटी क्या बोलते थे, आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, किसी जनरल, यही तो होगा, करंट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये आर कैप रेडियल वेक्टर
एरिया की तरफ होता है, और एरिया वेक्टर आप सबको पता ही है, ये अपना है ना, और इसमें आपने ये लिया हुआ है। तो एरिया वेक्टर क्या होगा भाई, रेडियल की डायरेक्शन में ही तो होगा एरिया वेक्टर भी। ये सब गॉस लॉ में सब काफी पढ़े हो, यही तो है अपना। ये करंट आपका इधर जा रहा है, तो करंट डेंसिटी जो आप लिखोगे, तो करंट डेंसिटी क्या लिखोगे, जो आर है अपना, कोई जनरल आर है, यही तो जनरल आर है। और मैंने ये नहीं बनाया, इसके से छोटा सर्कल भी था एक, ये वाला। ठीक है, तो ये अपने पास R1 था, ये जनरल R है, तो ये R कैप ही तो होगा, और करंट डेंसिटी भी आपकी इधर ही होगी, है ना, करंट डेंसिटी भी आपकी इधर होगी रेडियल डायरेक्शन में। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो कहा था कि पोटेंशियल एट सरफेस इक्वल टू पोटेंशियल इनसाइड। अरे मेरे भाई, ऐसा कब कहा था मैंने कि पोटेंशियल एट द सरफेस इक्वल टू पोटेंशियल? मैंने कहा था कि किसी पर्टिकुलर रेडियस का जो पोटेंशियल होगा वो इक्वी पोटेंशियल होगा, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक था। पहली बात ये बता दूं, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, बैटरी के वजह से पोटेंशियल आ रहा है, सबको एक में घुसाइए मत। तो यहाँ पे अपने पास जे आ गया I/4πr²। ठीक है, किसी एक सरफेस का पोटेंशियल सेम होगा भाई। यहाँ पे अगर जीरो है तो ये पूरे सरफेस पे, इस पॉइंट का मैंने कहा था ये इक्वी पोटेंशियल रहेंगे। इसका मैंने V माना हुआ है, इसका प्लस V माना हुआ है, तो ये पूरे पॉइंट का प्लस V रहेगा। ठीक है, इधर उधर अगर करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अपने पास ये J@R हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकते हो, आपने कल ही ओम्स लॉ का दूसरा फॉर्म भी पढ़ा था, कल ही ओम्स लॉ का आपने दूसरा फॉर्म पढ़ा था, इसमें से कुछ भी आ सकता है। क्या पढ़ा था, J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर। याद आ रहा है सभी बच्चों को, J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर। ठीक है, तो J अपने पास क्या आ जाएगा, J आ जाएगा सिग्मा जो होता है वो 1/ρ होता है रजिस्टिविटी, तो 1/ρ इंटू ई वेक्टर। तो ई वेक्टर भी आप निकाल सकते हो, वो क्या होगा, रो इंटू जे वेक्टर। तो ई वेक्टर क्या आ जाएगा, रो इंटू जे, जे से रो को मल्टीप्लाई कर दो, तो रो इंटू I/4πr² इंटू आर कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसका इसी यूनिट डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, अगर आपको अब ये पता है, तो मैंने आपको कहा था कि पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल को E.dr से भी कर सकते हो। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस पता है, तो dv क्या लिख सकते हो यार, -E.dr। याद करिए, E.dr याद आ रहा है सभी को, और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही dr होगा, तो E.dr अपना क्या हो जाएगा, E.dr अपना EDR हो जाएगा, और E@R लिखेंगे। यहां से कंफर्म कर लेते हैं, इनिशियल अपना R1 है, तो पोटेंशियल यहां पर आपने V लिया है, और यहां पे R2 है, तो पोटेंशियल आपने 0 लिया है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं सर फंक्शन बनाना चाहता हूं, तो पोटेंशियल जनरल रेडियल डिस्टेंस R पे ये V@R कर दीजिए, तो आपको यहां से मिल जाएगा V@R माइनस V इज इक्वल टू माइनस E@R। इसका मॉडुलस रख दीजिए, ये E.dr, ER इज पैरेलल टू dr है, तो E@R हो जाएगा, और ये हो जाएगा R1 से R, और रो I/4πr²dr। बस इसे कर लो इंटीग्रेट। तो V@R जो कंफ्यूजन हो रहा था वो आप देख लीजिए यहां से, ये -1 रो I/4π बाहर हो जाएगा, और ये -1/R, और ये -R प्लस हो जाएगा R1 से R, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो V@R जो आएगा वो आ जाएगा V, है ना, और ये V@R माइनस V क्या आ रहा है, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, रो I/4π, और ये आ जाएगा 1/R -1/R1।
1/r-1/r1। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाली बात है, जे का रिलेशन आई के साथ कैसे आया। दीपक कल क्लास नहीं किए थे क्या भाई? कल क्लास नहीं किया था क्या आपने? जे का रिलेशन आई के साथ कैसे आया पूछ रहे हो? ऐसे मत करो भाई, कल ही तो डिराइव हुआ है सब कुछ। जे इक्वल टू आई बाई, कल ही क्लास में डिराइव हुआ है। तो वी आर माइनस वी इक्वल टू रो आई अपॉन 4 पाई 1/r-1/r1। ठीक है, अब आपको v एज ए फंक्शन चाहिए था, तो आप यहां से देख सकते हो कि ये क्वांटिटी नेगेटिव है। ये 1/r जो है, r जो है r1 से बड़ा है, तो 1/r जो है r1 से छोटा होगा। तो माइनस बाहर ले लें, इसको पॉजिटिव बना लें, एक माइनस बाहर ले लें, तो रो आई अपॉन 4 पाई 1/r1 - 1/r। अब ये क्वांटिटी पूरी पॉजिटिव हो गई है ना। तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, v एट r जो होगा, ऑब्वियसली वो यहां से तो कम ही होगा, तो v एट r जो होगा वो आप बोल सकते हो कि v माइनस रो आई अपॉन 4 पाई 1/r1 - 1/r, ये होगा भाई। तो ये फाइनल पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ r भी अगर पूछा जाए तो आप यहां से बता सकते हो। ठीक है, अब यही चीज मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, लेकिन मैंने एक गलती कर दिया था, वो किया था पोटेंशियल डिफरेंस लिखने में। क्या गलती किया था? ओम्स लॉ में डायरेक्ट लगा रहा था, वो सही था, बट मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखने में गलती कर दिया, वो पोटेंशियल लिख दिया। देखिए यहां पे जो मैं ओम्स लॉ लगा रहा हूं, है ना, ओम्स लॉ से, तो ये डेल्टा वी होता है ना, ये हमेशा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब आप लिखते हो तो डेल्टा वी कायदे से लिखना चाहिए आपको यहां पे। तो डेल्टा वी जो होगा वो क्या हो जाएगा बताओ, वी आर वन पे जो वी है माइनस आर पे वी है, तो वहां से आपको वही रिजल्ट फिर से मैच कर जाएगा। तो ये 1/r 1/r1 - 1/r, तो ये वही चीज मैच कर जाएगा। बट आपको वहां पर क्या देखना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप ये डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, डायरेक्ट आप क्या कर सकते थे, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी लिख सकते थे। और डेल्टा वी यहां थोड़ा सा आपको इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, वो ये है कि आप डेल्टा वी लिखना चाहते हो ओम्स लॉ से, तो डेल्टा वी हो जाएगा आई इंटू आर। ठीक है, और आर कहां का लिखना चाह रहे हो, एट रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर। तो यहां से आप डेल्टा वी लिखोगे तो वो लिखोगे v1 माइनस वी एट आर, ये हुआ ना पोटेंशियल डिफरेंस, इक्वल टू आई इंटू और आर एट आर इक्वल टू आर, है ना। तो ये अपने पास पूरा हो जाएगा वही रो अपॉन 4 पाई एट एनी जनरल आर डिस्टेंस पे, ये था 1/r1 - 1/r। ठीक है, अब इसमें भी हमें कायदे से 1/r1 - ठीक है, ये तो पॉजिटिव ही है, तो यहां से अब आपको वी आर मिल जाएगा, सेम चीज मैच हो जाएगी जो आपने इंटीग्रेट करके इतना कुछ किया। रो आई अपॉन 4 पाई 1/r1 - 1/r। तो आप ओम्स लॉ से भी डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, आप ओम्स लॉ से डायरेक्ट भी कर सकते थे। क्लियर है? ये सब क्वेश्चन ही है, एक तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये मैंने आपको सिखाया, जब कैसे आप इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसी स्फेरिकल कंडक्टर का निकालोगे, और उसमें जो है करंट आपका कितना होगा। करंट आपको बता चुका हूं कि करंट आई जो है, आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि जो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस है वो अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। अगर आप टोटल करंट चाहते हैं तो आप सीधे सीधे V अपॉन आर टोटल लिख सकते हैं, V इक्वल टू आई आर से। ठीक है, तो यहां पे पोटेंशियल इसका 0 है, इसका V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे टोटल में V हो जाएगा। मानते हैं कि नहीं? तो आप करंट डायरेक्ट लिख सकते हैं V अपॉन आर टोटल। आर टोटल में आप फिर क्या लिखेंगे, आर टोटल में अपने पास जो होगा वो हो जाएगा रो अपॉन रेजिस्टेंस। अभी आपने निकाला है ना, कहां निकाला था, ये देखिए, रो अपॉन 4 पाई 1/r1 - 1/r2, ये वाला, ये रेजिस्टेंस आप पुट कर दीजिएगा, तो आपको टोटल करंट भी मिल जाएगा डायरेक्ट। क्लियर हो गया सभी को? यहां पे आर टोटल पुट कर दीजिएगा, रो अपॉन 4 पाई 1/r1
माइनस 1/R2। तो ये आपको ये करंट मिल जाएगा, यही करंट हर जगह से फ्लो कर रहा होगा। वी आर माइनस वी क्यों नहीं किया? देखिए, वी आर माइनस वी इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको पता है कि आप करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, तो इन साइड का पोटेंशियल वी है। जब आप ऊपर इन साइड से आप सरफेस की तरफ जाओगे तो आपका पोटेंशियल वी से जीरो हो रहा है, मतलब रेडियल डिस्टेंस से कम हो रहा है, इसीलिए हायर माइनस लोअर किया गया है। ठीक है, अब इसी में आपसे केस ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए रजिस्टिविटी वेरी कर दे। केस 2, रजिस्टिविटी, वेरिएबल रजिस्टिविटी। ठीक है, रजिस्टिविटी आपकी वेरी कर दे। मान लीजिए एक फंक्शन ले रहे हैं रो इक्वल टू रो नॉट आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, आर रो इक्वल टू रो नॉट आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब रजिस्टिविटी जो मटेरियल हमने भरा था ना R1 और R2 के बीच में, वो मटेरियल जो R1 R2 के बीच में भरा था उसमें जो मटेरियल है उसकी जो रजिस्टिविटी है हमने ऐसा डिजाइन किया है कि वो रेडियल फंक्शन है। रेडियस जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो आप देखिए वो चेंज हो रही है। ठीक है, R जो है लाई कर रहा है R1 से R2 के बीच में, और रो नॉट एंड ए आर कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट हो सकते हैं। तो अब इस केस में हम कैसे निकालें रेजिस्टेंस, कैसे निकालें, और इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी, सारी कहानी हम कैसे कर सकते हैं वो आप बता सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, इस केस में सभी बच्चों को पता है कुछ नया नहीं होने वाला है। जो फंक्शन आपने बनाया था वो फंक्शन एज इट इज रहेगा। देखिए यही तो था, बस रो के जगह पे ये फंक्शन आपका जैसे आपने बनाया था कि r डिस्टेंस पे जाके आपने क्या किया था, r डिस्टेंस पे जाके एक dr थिकनेस का शेल लिया था। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, फंक्शन वही रहेगा। क्या चेंज होगा कोई बताएगा? ठीक है, r पे ये r है, तो इस r पे आपने क्या किया है, एक dr थिकनेस का, ये सेम सब कुछ वही रहेगा। ये अपने पास dr होगा, ठीक है। तो ये जो dr है, देखो इस dr के लिए जो भी अपनी करंट तो आपको जो भी निकल रहा होगा, देखिए करंट मैंने कहा ना कि वो एक्यूमुलेट नहीं हो सकता, फ्लो ऑफ चार्ज है ना भाई। तो अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से अगर चार्ज चला तो वो हर क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या करेगा, क्रॉस करता हुआ जाएगा। तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, यहां से जितने भी करंट आपके रेडियल डायरेक्शन में जा रहे होंगे हर क्रॉस सेक्शन से, चाहे रो वेरी कर रहा हो चाहे नहीं, वो सब आपके क्या होंगे, सेम होंगे इस स्फेयर से जो जा रहा होगा। मानते हैं? तो अगर ये ऐसे जा रहा होगा हर जगह से रेडियली डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में रेडियल डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो आप यहां का रेजिस्टेंस लिखते वक्त एक ही बात का ध्यान रखोगे कि आर पे डी आर थिकनेस का जो रेजिस्टेंस होगा, डी आर मैं अब लिख रहा हूं, डी आर ये क्या है, एट आर है ना। डी आर जो हमने लिखा है वो फॉर दिस आर रेडियस के लिए है। क्या लिखोगे बताओ, रो के जगह पे अब आप क्या लिख दोगे, रो के जगह पे आप रो एट आर लिख दोगे। मानते हो कि नहीं कि जो डेंसिटी मतलब रो एट आर इज सेम एज रो एट आर प्लस डी आर, ये तो मानते हो, एज डी आर इज वेरी स्मॉल, यही तो बार बार करते हो। तो फॉर डी आर थिकनेस, दैट इज फॉर डी आर थिकनेस आप क्या मान रहे हो कि रो कांस्टेंट है। फॉर डी आर थिकनेस रो assume to be constant।
रो अपना क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा, और जो वैल्यू डेंसिटी रजिस्टिविटी की आर पे होगा वही अपना जो है क्या होगा, आर प्लस डी आर पे होगा। तो रो एट आर कितना लिखा जाएगा, रो एट आर, रो हो गया इंटू एल, एल के जगह पे डी आर अपॉन में एरिया, एरिया क्या होगा 4 पाई r²। तो रो एल अपॉन ए। अब यहां पर जो आपने रो को रो लिख दिया था जो कांस्टेंट होता था, वही रो एट आर आपको यहां पे फंक्शन दिया हुआ है। ये देखिए कितना दिया हुआ है, उसको लाके यहां पुट कर दो, रो नॉट r² अपॉन a²। ठीक है, और यहां पर r तो कैंसिल हो जा रहा है, डी आर यहां पे कांस्टेंट आ रहा है, कोई और फंक्शन ले लें क्या, कोई दिक्कत नहीं है, वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे आर मैं कह रहा हूं कि एक ही आर पे डिपेंडेंसी है, चलो कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अपने पास डी आर अपॉन में 4 पाई r², ऐसा बन जाएगा। कैसा भी फंक्शन हो सकता है, रो नॉट r³ हो सकता है ना, रो नॉट 1 - r/r हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए आपको रेजिस्टेंस क्या मिल रहा है, देखिए r आपका कैंसिल हो रहा है, r कैंसिल हो रहा है, तो डी आर कितना आ जाएगा, रो नॉट अपॉन 4 पाई a²। ठीक है, डी आर, और इसको आप इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट करोगे R1 से R2, ये अपना R1 था और ये अपना R2 था। तो अंतर कुछ भी नहीं है, ये सब नई चीज नहीं है, ये सब आप लोगों को फटाफट खुद से करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम लोग इलेक्ट्रो में कर चुके हैं। और ये अपने पास हो जाएगा 0 से R। आप याद करो, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं बताया था कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रेडियल फंक्शन है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रेडियल फंक्शन है, तो कैसे आप टोटल जो है चार्ज इंक्लोज निकालते थे, उसी तरीके की चीजें हैं। तो यहां पे अपने पास R कितना आ जाएगा, रो नॉट अपॉन 4 पाई a² ln R2 - R1, डी आर का R हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R2 - R1। तो ये आपके पास आ जाएगा इस फंक्शन का रेजिस्टेंस, जब रजिस्टिविटी ऐसे वेरी कर रही होगी। ठीक है, रजिस्टिविटी जब आपकी ऐसे वेरी कर रही होगी तो आप यहां से टोटल रेजिस्टेंस रो नॉट अपॉन 4 पाई a² R2 - R1 ये लिख सकते हो। R² से ये R² तो कैंसिल हो गया था, फंक्शन ऐसा था। क्लियर है सभी को। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, टोटल करंट निकालना चाहते हो तो टोटल करंट निकाल सकते हो, इट इज V अपॉन जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी का पोटेंशियल है ये। ठीक है, ये बैटरी का पोटेंशियल है टोटल, तो बैटरी यहाँ पे आपने +V बोला था और ये 0 वोल्ट बोला था, तो ये पोटेंशियल बैटरी का है V अपॉन में रो नॉट अपॉन 4 पाई a² R2 - R1। तो आपको करंट का एक्सप्रेशन भी मिलता है V 4 पाई a² रो नॉट R2 - R1, ये आ जाएगा आपका करंट जो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है। अब आपसे मान लीजिए पूछा जाए कि इस केस में चलो बताओ आपकी अपनी करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, J क्या होगा। तो J तो सबको पता है कि रेडियल फंक्शन ही होगा, बार बार मैं वेक्टर नहीं लिख रहा हूं। करंट I अपॉन क्या हो जाएगा, एरिया। तो किसी R डिस्टेंस पे लिखना चाह रहे हैं तो I अपॉन एरिया, एरिया हो जाएगा 4 पाई r²। I की वैल्यू मैं बाद में आप पुट कर सकते हैं। करंट इसका ये होगा, करंट अपना क्या होगा, करंट डेंसिटी जो है यही होती है ना, J अपॉन 4 पाई r²। तो करंट डेंसिटी जो है अगर आप वेक्टर लिखना चाहो तो ये r कैप हो जाएगा, तो करंट डेंसिटी तो ये हो जाएगी। ठीक है, करंट डेंसिटी अपने पास I अपॉन 4 पाई r² इंटू r कैप। ये क्लियर है सभी बच्चों को। अब आप लोग इसी तरीके से फिर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए आप लोग। पानी पी लूं।
हो गया। तो जे आपने सबने निकाल लिया होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बारी है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको ध्यान रखना है कि वो कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है और कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करती है। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है तुरंत डायरेक्ट नहीं लिख सकते। रो एट आर कहां पर, यहां रो है ही नहीं तो यहां पे कहां पुट करोगे? अच्छा यहां पे कह रहा हो, अरे यहां क्यों करोगे यार, ये टोटल रेजिस्टेंस है मेरे भाई जो इंटीग्रेट करके निकाले हो। ये टोटल रेजिस्टेंस निकाल चुके हो आप, इधर देखिए टोटल रेजिस्टेंस आप निकाल चुके हो, ये टोटल रेजिस्टेंस है, यहां क्यों पुट करोगे? ये तो तभी तो इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रेट करने के बाद टोटल रेजिस्टेंस आ चुका है। तो टोटल रेजिस्टेंस जब आ चुका है तो करंट लिखते वक्त आप क्या लिखेंगे? इनसाइड का पोटेंशियल और आउटसाइड का पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है, वो है V, क्योंकि बाहर का पोटेंशियल है 0, अंदर का पोटेंशियल है V, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V, ठीक है। तो V अपॉन में रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, यहां नहीं पुट कर दोगे रो का, ठीक है, वो तो आप इंटीग्रेट करके निकाल चुके हो। और फील्ड अपना वेरी करेगा। फील्ड के बारे में आते हैं। फील्ड के बारे की कहानी यह है कि अब इस केस में आपको फील्ड सावधानी से निकालना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेरी करेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना वेरी करेगा। और क्या वेरी करेगा? J इज इक्वल टू सिग्मा E, ठीक है, अगर आप वेक्टरली लिखते हो तो, ठीक है। बाकी आप मैग्नीट्यूड वाइज क्या लिखोगे? E अगर आप लिख रहे हो तो 1 अपॉन सिग्मा इंटू J, दैट इज E जो आएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन सिग्मा इज योर रो इंटू J वेक्टर। यहां आपको देखकर चमका कि सर रो तो वेरी कर रहा है, बिल्कुल, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। E जनरल अगर आप लिखना चाहोगे एट R, वो होगा रो एट R इंटू J, मानते हो कि नहीं? अगर आप वेक्टर लिखना चाहोगे तो E वेक्टर उधर ही होगा जिधर J वेक्टर होगा, और J वेक्टर किधर है? R कैप के लॉन्ग। J वेक्टर किधर है? आप इसको लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, रो एट R इंटू J, अगर आप वेक्टर लिखना चाहो तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा इंटू R कैप हो जाएगा। तो E एट R आप वेक्टर वाइज ये आ जाएगा R कैप। क्लियर है सभी को? यूनिट वेक्टर जो रेडियल डायरेक्शन में होगा। तो मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे? रो एट R, रो एट R आपको दिया हुआ था, कितना दिया था? कितना दिया था? रो नॉट R स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। नाउ व्हाट इज योर J एट R? अभी आपने J एट R निकाला है, देखिए ये है ना, J एट R आपने निकाला है ना, I अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। तो I अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा I अपॉन किसी R डिस्टेंस का आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख पाओगे 4 पाई R स्क्वायर। ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो यहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल फंक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा? देखिए रो नॉट I कौन सा है? I टोटल I है जो हम लोग निकाल चुके हैं ना। तो मैं I की वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं। रो नॉट I अपॉन क्या हो जाएगा? 4 पाई A स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और यहां पे अपने पास ये कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ पे ये कांस्टेंट आ रहा है क्योंकि मैंने फंक्शन ऐसा लिया हुआ है ना रो का कि R स्क्वायर कट जा रहा है, R स्क्वायर अपना जो है कट जा रहा है। तो रो नॉट I अपॉन 4 पाई, रो नॉट R लेना चाहिए था, चलिए R स्क्वायर तो कट ही जा रहा है, रो नॉट R अपॉन A स्क्वायर, ठीक है। तो रो नॉट मैंने R स्क्वायर लिया, जो लिया है उसी को लेके चलते हैं। रो नॉट I अपॉन कितना आएगा? 4 पाई ए, तो ये कांस्टेंट ही आ रहा है, रो नॉट I अपॉन 4 पाई ए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी कांस्टेंट आ रही है, R स्क्वायर के वजह से आ रही है, ऐसा फंक्शन लिया है तो आ रही है। आप दूसरा कोई फंक्शन लेके करेंगे तो आपको अलग मिलने लगेगा, ठीक है। तो फील्ड अपना जो है वेरी नहीं करेगा। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि फील्ड वेरी करेगा, फील्ड वेरी नहीं करेगा, फंक्शन मैंने ऐसा ले लिया हुआ है, ठीक है। अगर फंक्शन आप कुछ और लोगे तो अलग आएगा। फंक्शन मैंने ऐसा ले लिया हुआ है, आप कोई फंक्शन और ले लो तो अलग आएगा। जैसे मैं आपको बता ही देता हूं, मान लो अगर फंक्शन आप ये ले लेते हो, आप अगर फंक्शन ऐसा ले लो, ठीक है,
रो नॉट सब कुछ फिर चेंज करना पड़ जाएगा। जैसे मैं एक अलग से कर देता हूँ, फंक्शन चेंज करके कर दे रहा हूँ, नहीं तो आपको उसमें लगेगा कि ये को हमेशा ही कांस्टेंट ही रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस फंक्शन की वजह से ऐसा आपको मिल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस फंक्शन की वजह से ऐसा मिल रहा है। मैं अगर फंक्शन चेंज कर दूं, रो नॉट आर बाई ए कर दूं, तो आप देख रहे हैं कि चीजें बदलने लगेगी। इसी में मैं रो इक्वल टू रो नॉट आर बाई ए कर दूं, ठीक है, रो इक्वल टू आर नॉट ए। मेरी बात समझ रहे होंगे शायद सब लोग। तो मैं अलग ही कर दूं, ये भी एक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। अगर इस फंक्शन को मैं कह रहा हूं चेंज कर दूं, ये फंक्शन कुछ ऐसा ले लूं, देखिए, इफ रो इज इक्वल टू रो नॉट आर बाई ए। अब देखिए इससे करिए आप लोग, ठीक है, इससे आप करिए, रो नॉट आर बाई ए कर लीजिए। अब आप ये कर लीजिए फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी जो है रो नॉट आर बाई ए कर लीजिए, तो रो नॉट एंड ए आर कांस्टेंट, ये कर लीजिए। तो इसमें अपना जो रेजिस्टेंस आएगा डी आर, वो डायरेक्ट लिख सकता हूं, रो एट आर इंटू डी आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब तो सबको क्लियर है। तो डी आर यहां पे क्या आ जाएगा, अब यहां पे रो नॉट अपॉन में ए, फंक्शन पे सब डिपेंड करेगा। ये नया क्वेश्चन ले लीजिए ना, नया ले लीजिए। तो रो नॉट अपॉन ए, और इधर आर से एक आर कैंसिल होगा, ये आर हो जाएगा, आपने रो रख दिया, और डी आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इतना क्लियर है। तो डी आर देखो क्या आएगा, रो नॉट अपॉन ए, डी आर ये 4 पाई, और यहां पे आर आ जाएगा। अब देखो, अब ये अलग फंक्शन बन गया। देखो ये हो जाएगा 0 से टोटल, और ये हो जाएगा R1 से R2। अब ये ln में आने लगेगा, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, R टोटल रो नॉट अपॉन 4 पाई। तो सारा गेम फंक्शन पे है रो के, ln R2 अपॉन R1। ये आ गया भाई, देखो नया फंक्शन आ गया। हाँ, आर कट जा रहा था ना, वो हमने यहां पर आर स्क्वायर ले लिया था, और आर स्क्वायर तो आर गोल हो जा रहा था, वो थोड़ा सा अजीब हो रहा था, ठीक है। मैंने ऐसा फंक्शन लिया था कि आर स्क्वायर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन के ऊपर है, फंक्शन अपना चेंज कर दिया तो चीजें देखिए आ गई। अब आपको यहां से ये भी क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन है, आप कोई भी कर सकते हैं। मैंने बस इसलिए ले लिया क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। तो यहां पर अपने पास ये आ गया, रेजिस्टेंस आ गया टोटल, करंट आप टोटल लिख ही सकते हो, वो हो जाएगा क्या भाई, यहां का 0 पोटेंशियल V है, इस रेडियल डिस्टेंस ये R1 है, ये R2 है, ये 0 वोल्ट है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस ही लिख रहा हूं मैं, V माइनस 0, तो V अपॉन में R टोटल। तो ये अपना करंट है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा हर डायरेक्शन से, सीरीज में है ना, सीरीज में है ना भाई, जितने भी वो निकलेंगे सब सीरीज में है, तो करंट आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। अब आप यहां पे क्या कर सकते हो, आपको J लिखना चाहते हो तो J लिख लो, वो हो जाएगा I अपॉन, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, बाकी अगर आपको वेक्टर लिखना है तो आर कैप लिख लीजिए, बस आर कैप। और आर कैप आप यहां से, आर कैप तो सभी लोगों ने जानते हैं कि सर आर कैप एक्स वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ये एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, तो आर कैप लिख लोगे। आर वेक्टर क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन में आर कैप डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर कोऑर्डिनेट कहीं दे दिया जाए, अच्छे क्वेश्चन में आपको ऐसा भी पूछ सकता है, तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आप आर कैप एक्स वाई जेड के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो यहां पे मैं बस मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, आई अपॉन 4 पाई, क्या किसी जनरल आर डिस्टेंस पे, किसी जनरल आर डिस्टेंस पे, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये अपने पास आई हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका आप निकालना चाहो तो देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, तो J अपने पास है I अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब इसका क्या आएगा, देखिए J इक्वल टू सिग्मा ई, है ना, J इक्वल टू सिग्मा ई, और E हो जाएगा रो इंटू जे, यही ना, 1 अपॉन सिग्मा, तो रो इंटू जे। क्लियर है सभी को, अरे भाई E हो जाएगा 1 अपॉन सिग्मा इंटू जे,
और ये हो जाएगा E इज इक्वल टू रो इंटू जे। तो E एट जनरल R अगर आप लिखना चाहें तो रो एट आर कितना दिया हुआ था, रो नॉट R बाई ए। और अभी आपने J भी निकाला, J कितना निकाला, वो निकाला I अपॉन 4πr²। देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन आ रही है कि नहीं, तो E एट R क्या हो जाएगा, रो नॉट I अपॉन 4πa, ठीक है, इंटू 1/r। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, देखिए रेडियल डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, रेडियल डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जे में R² R और R1 के अलावा कैपिटल R आ रहा है, कहां पे आ रहा है भाई, कहां पे आ रहा है, रेडियल डिस्टेंस R में। तो आपको बस वही देखना है कि जिस रेडियल डिस्टेंस पे स्फेयर बनेगा उस स्फेयर का आपको कर्व सरफेस एरिया लिख देना है, क्योंकि उसी रेडियस से उस समय करंट पास हो रहा होगा सभी जगह पे। तो एक ही R आ रहा है 4πr², ये अपने पास हो गया। अब यहां पे जो पोटेंशियल है वो इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा बोलेगा कि सर पोटेंशियल डायरेक्ट ओम्स लॉ से लिख सकते थे क्या, ओम्स लॉ से भी लिख सकते थे, ओम्स लॉ से आप लिख सकते थे, लेकिन आपको फिर रेजिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ आर पता होना चाहिए। तो जो आपने अभी निकाला है, दो रास्ते हैं आपको पोटेंशियल लिखने का अंदर, मतलब मेरा कहना है कि आप ये V था, ये 0 था, आप यहां पे कहीं पे R पे आ गए, तो यहां का पोटेंशियल क्या होगा, V एट R होगा ना। तो ये V एट R भी आप चाहते हो, ठीक है। ये जो V है आप समझ रहे हैं, ये बैटरी की वजह से है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ड्रिफ्टिंग के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से पोटेंशियल भी तो चेंज होगा। अंदर से पूरा जो है बाहर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है, तो पोटेंशियल V इक्वल टू माइनस इंटीग्रल E डॉट डी आर, तो वहां से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, तो आपका पोटेंशियल भी एक R1 से R2 जाएंगे तो हमेशा चेंज होगा। वो आप निकाल रहे हैं एज ए फंक्शन ऑफ R, तो वो आप निकाल चुके हो। अब आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो, तो पोटेंशियल के मैंने कहा दो रास्ते हैं, V इक्वल टू आई आर लगा सकते हैं, I अपना कांस्टेंट है, जब तक I कांस्टेंट है हम लगा सकते हैं, तो I अपना कांस्टेंट है, बट रेजिस्टेंस जो है आपको फिर यहां पर R2 के जगह पे जनरल R कर देना होगा। तो रेजिस्टेंस आपको जनरल R2 के जगह R कर देंगे, तो वहां से आप V इक्वल टू आई आर से V भी लिख सकते हैं। बाकी आप चाहो तो इंटीग्रेट करके निकालना, तो आप इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो। dv इक्वल टू माइनस ई इंटू आर डी आर, ई डॉट डी आर ई डी आर होगा, ये आपको पता है। यहां पर जब आप R1 पे होगे तो ये V होगा, जनरल R पे होगे तो ये V एट R होगा। यहां से आप कर लीजिएगा, आपको जनरल V एट R भी मिल जाएगा। तो ये सब चीजें कुछ भी पूछी जा सकती है आपसे। रो नॉट आई अपॉन 4πa, और ये डी आर अपॉन आर, ये भी ln का फंक्शन आएगा। R1 से हम अगर रेडियल डिस्टेंस R की बात कर रहे हैं, तो V एट R जो हो जाएगा वो हो जाएगा V माइनस रो नॉट आई अपॉन 4πa ln R अपॉन R1। तो ये पोटेंशियल का फंक्शन हो जाएगा रेडियल डिस्टेंस पे। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको मैंने सारी बातें बताई, कंडक्टेंस कैसे आप जो है J निकाल सकते हैं, कैसे आप E निकाल सकते हैं, कैसे आप VR निकाल सकते हैं। पहले मैं आपको फिर बता दूं, आप लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ये जो कैपिटल V था वो क्या है। तो कैपिटल V जो है अपना बैटरी, ये जो आपको इसमें नहीं, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है भाई किसी को, ये है, ये यहाँ पे ऐसे डाला हुआ है, ये V है, ये 0 वोल्ट है, इसको हमने अर्थ किया हुआ है, और ये प्लस V है। तो इन दोनों का ये इनर प्लेट R1 है, ये R2 है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये V है जो कांस्टेंट है। लेकिन जब हम यहां से इधर जा रहे हैं मटेरियल में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, तो यहाँ पे V भी चेंज होगा। यहां से यहां जाने में पोटेंशियल आपका चेंज हो रहा है, यहां से यहां जाने में आपका पोटेंशियल चेंज हो रहा है। क्लियर है सभी को? तो ये कहानी थी आपकी स्फेरिकल कंडक्टर की। अगर आपका मान लीजिए सिलेंड्रिकल कंडक्टर हो, नेक्स्ट देखिए केस ऑफ सिलेंड्रिकल कंडक्टर।
अब सिलेंड्रिकल कंडक्टर में भी दो कहानी हो सकती है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे रखना चाहते हो, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे रखना चाहते हो। मान लो ये एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, और इस तरीके से है ये सिलेंडर, एक इसका इनर है और ये इसका आउटर है। मान लो ये इसका इनर है और ये इसका आउटर है, और यहां पे कुछ ऐसा है, देखिए इस तरीके का सिलेंडर है, दिख गया होगा सभी को। अब इस सिलेंडर में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करंट कैसा फ्लो कराना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें आप करंट कैसा फ्लो कराना चाह रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग कराना चाह रहे हैं या कर्व सरफेस के लॉन्ग, मतलब करंट का जो फ्लो है वो फ्लैट पार्ट के लॉन्ग है कि कर्व पार्ट के लॉन्ग है। मेरी बात समझिएगा, मैं कह रहा हूं कि आपका करंट का जो फ्लो है वो फ्लैट पार्ट के लॉन्ग है कि कर्व पार्ट के लॉन्ग। मतलब मैं अगर ये बोलूं कि इसमें मैंने पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ठीक है, मान लो अगर आपने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या किया है, एक सेकेंड, अगर आपने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी ऐसे लगा दी है, ऐसे ऐसे लगा दी है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे बैटरी लगा दी है, तो कैसे सर्किट में करंट फ्लो होगा, क्रॉस सेक्शनल फ्लैट पार्ट के लॉन्ग। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर आपने बैटरी ऐसे लगा दी है तो फ्लैट पार्ट के लॉन्ग होगा, ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ये V होगा बैटरी का पोटेंशियल, इधर अपना प्लस है, इधर है माइनस, और इसमें जो एलिमेंट जो आपने मेटल भर रखा है वो कैसा भर रखा होगा, ये इन दोनों के बीच में ये हॉलो है ना, ये सब इधर आपने मेटल भर रखा है, ये ऐसे भर रखा है इसमें। वो अलग बात है कि इसमें रजिस्टिविटी जो है, जो भी आपने ये मटेरियल है, ये जो मटेरियल बच रहा है ये तो हॉलो है, ये जो मटेरियल आप देख पा रहे हो, इस मटेरियल में जो आपने रजिस्टिविटी है इस मटेरियल की वो कांस्टेंट है, वो रो यहां पर अभी हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। तो शायद ये आपके लिए बहुत ही इजी होगा। कोई बच्चा बताएगा क्या कि इसका क्या आंसर होने जा रहा है? अगर ऐसा है तो ये R1 ले लीजिएगा और ये R2 ले लीजिएगा, तो यहां पर अपने पास जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ये R1 और ये R2।
ये R2। ठीक है, तो यहां के लिए आप लोग बताएंगे रजिस्टिविटी कांस्टेंट, यहां पे करंट कैसे फ्लो होगा। डिस्क कट करके, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, डिस्क कट करके कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहां पर जो भी इफेक्टिव एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, आप देख रहे हैं कि इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन जो होगा वो इस क्रॉस सेक्शन से हमेशा करंट फ्लो करेगा। करंट हमेशा जो है इसमें से इस क्रॉस सेक्शन से फ्लो करेगा। ठीक है, हमेशा करंट का जो फ्लो होगा वो हमेशा और हमेशा किधर से होगा, इधर से होगा। यहां से करंट फ्लो कर रहा होगा हर जगह पे, इधर फ्लो कर रहा होगा, इधर फ्लो कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉनों की इस तरीके से ड्रिफ्टिंग होगी इस क्रॉस सेक्शन पे। इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, ये इसका एक्सिस है, ये इनर रेडियस है, ये आउटर रेडियस है, एक्सिस के लॉन्ग एंड टू एंड आपने लगाया है, तो ये करंट फ्लो करेगा इसमें। तो ये तो बहुत आसान है, इसका रेजिस्टेंस भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यही है भाई। रो आपने कांस्टेंट दिया हुआ है, रो आपने कांस्टेंट दिया है, और लेंथ आपका चेंज नहीं हो रहा है, लेंथ तो वही है, लेंथ आपने एल दिया है। तो ये बेसिक क्वेश्चन आप समझ गए, ये एल है। तो आप यहां लिख सकते थे डायरेक्ट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन एरिया। एरिया में थोड़ा ध्यान रखने का है, वो हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। बोलो भाई, यहां तो हॉलो है, कोई मटेरियल नहीं है भाई, यहां तो कुछ बात नहीं सोचेंगे, करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो कितने इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो कर रहा है, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, इस एरिया से ये पास कर रहा है। तो ये केस 1 है, इसको मान लीजिए मैं केस 1 बोल देता हूं। ठीक है, इसी में देखिए केस 2 क्या हो जाएगा, जो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि इफ रो इज इक्वल टू रो नॉट एक्स बाई एल, रो इक्वल टू रो नॉट एक्स बाई एल, मतलब अब हमने क्या किया, रजिस्टिविटी जो है एक्स डायरेक्शन में वेरी कर दी। क्या गलत लिख दिया भाई, रो एल अपॉन ए, अच्छा उल्टा लिख दिया, सॉरी। आर हो जाएगा इस केस के लिए, आर इज इक्वल टू रो एल, एल तो एल ही रहेगा, अपॉन ए, वो हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक चीज और देखिए कि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी सब कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, J इक्वल टू आई बाई ए, वो यही आ जाएगा, J इक्वल टू आई बाई ए, है ना, तो J इक्वल टू आई बाई ए वही होगा। और आप एक चीज देख रहे हैं कि जब रो कांस्टेंट रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो एंड का होता है, एंड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि वो किस पे डिपेंडेंसी रखता है, केवल इस पोटेंशियल V पे। अगर रजिस्टिविटी हम वेरी नहीं करा रहे हैं, अगर हम रजिस्टिविटी वेरी नहीं करा रहे हैं, रजिस्टिविटी कांस्टेंट है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो जो है अपना वही रखता है। क्लियर है? तो आपकी जो रजिस्टिविटी है वो अगर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है यहाँ पे V इक्वल टू ई इंटू डी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यही इसी से ड्रिफ्टिंग हो रही होगी, तो यहाँ पर अपने पास ठीक है, तो ड्रिफ्टिंग अपनी जो हो रही होगी, ये उल्टा कर दिया है क्या, ठीक है, तो जो ड्रिफ्टिंग हो रही होगी आपकी, उस ड्रिफ्टिंग के लिए ये जो जिम्मेदार होगा वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो रो जब कांस्टेंट है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। हाँ, ड्रिफ्टिंग मुझे भी गलत लग रहा है, यहाँ पे ये पॉजिटिव मैंने इसको ले लिया है ना, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगा, तो ड्रिफ्टिंग अलग होगा। बिल्कुल, मैं ड्रिफ्टिंग नहीं दिखाया हूं भाई, अरे मैं ड्रिफ्टिंग नहीं दिखाया हूं, ये दिख रहा है ना, करंट दिखाया हूं, ठीक तो है। ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे होंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे होंगे, आई बनाया वो सही है। तो ये अपने पास आ जाएगा। केस 2 की बात करते हैं, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। केस 2 में अब आप नहीं बोल सकते कि हर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे रजिस्टिविटी चेंज हो रही है,
तो हर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जब रजिस्टिविटी चेंज हो रही है तो इसी में आप एक एक्स्ट्रा काम करने जा रहे हैं। आप सबको पता है आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते है ना, रेजिस्टेंस आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि हर जगह की रजिस्टिविटी चेंज होगी। तो इसी में मैं बना दे रहा हूं, आप एक्स पे जाके एक dx थिकनेस का क्या करेंगे, dx थिकनेस का आप यहां पे क्या करेंगे, एक रिंग कट करेंगे। ठीक है, तो x पे dx थिकनेस का आप कट कर लीजिए, और ये जो x पे आप dx थिकनेस का कट करेंगे यहां मैं बना दे रहा हूं, ये x हो गया। केस 2 के लिए भी मैं यही डायग्राम यूज कर रहा हूं, सबको क्लियर ही होगा। तो यहां पर ये x हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। ठीक है, इस dx के लिए जो अपने पास जो रजिस्टिविटी होगी, जो रो एट x होगा, यहां पे रो एट x होगा, वही यहां पर रो एट x प्लस dx होगा। तो रो एट x इज सेम एज रो एट x प्लस dx, ये बोल सकते हो, एज dx इज वेरी स्मॉल, dx इज वेरी स्मॉल, है ना। तो dx अपना बहुत स्मॉल होगा, तो इसके लिए आप बोल सकते हो। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि रो एट x इक्वल टू रो एट डी एक्स। तो अब मुझे बताओ कि इसकी जो इसका जो रेजिस्टेंस डी आर है वो क्या लिखा जाएगा, डी आर क्या लिखोगे, इट इज रेजिस्टेंस ऑफ डी एक्स थिकनेस, है ना, थिकनेस नहीं लेंथ, रेजिस्टेंस ऑफ डी एक्स लेंथ ऑफ द सिलेंडर, क्या लिखा जाएगा बताइए, वो लिखा जाएगा रो एट एक्स, लिख दिया आपने रो एट एक्स। अब एल के जगह क्या लिखोगे, रो एल अपॉन ए, तो रो एल अपॉन ए, ठीक है, तो रो एल अपॉन ए के लिए क्या लिखेंगे, एल के जगह पे आप डी एक्स लिख लीजिए। तो रो एट एक्स इंटू डी एक्स, रो एल अपॉन ए, एरिया क्या लिखोगे, एरिया वही लिखोगे, एरिया तो वही है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं हो रहा है, देख रहे हैं ना आप, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो R1 R2 ही रहेगा, रो बस चेंज हो रहा है यहां पे, तो वो आप यही लिख दीजिए, रो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, रो एट एक्स लेंथ वाइज वो चेंज हो रहा था, तो dr कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा रो एट एक्स, आप यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। तो रो नॉट अपॉन में पाई एल R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स डी एक्स, देखिएगा सब लोग क्लियर है सभी को, एक्स डी एक्स, तो ये यहां पर डी आर हो जाएगा। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, अब आप लिमिट कहां से कहां लोगे, 0 से एल, ये लिमिट होगी 0 से एल और ये होगा 0 से आर, तो आप यहां से आर निकाल सकते हो जाएगा रो नॉट पाई एल R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा L स्क्वायर बाई 2। तो यहां से आपको एक L और एक L कैंसिल हो जाएगा, तो रो नॉट L अपॉन 2 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा इस केस में रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टिविटी ऐसे बढ़ेगी तो। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। यहां तक क्लियर है भाई सभी बच्चों को, आगे बढ़े। चलिए, तो आपने देखा कि हमने जो है कंडक्टर को अभी एंड टू एंड फ्लैट पार्ट से हमने पोटेंशियल डिफरेंस किया, तो ड्रिफ्टिंग ऐसे हुई। अब इससे भी खतरनाक क्या हो सकता है कि हम इसके इनसाइड और आउटसाइड कर्व पार्ट को पोटेंशियल डिफरेंस दें। एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर के इनर कर्व पार्ट को V दे दिया
और आउटर कर्व पार्ट को आपने क्या कर दिया, आउटर कर्व पार्ट को आपने क्या कर दिया, 0। ठीक है, देखिए कैसे, तो वो और अच्छा केस बनेगा। मतलब ये कहानी है ऐसी। अब ये पूरा बनाना पड़ेगा। कुछ भाई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको कुछ भी पढ़ा दो, मेहनत करके कुछ भी करा दो, वो भाई लोग जो है बस क्रिटिक्स का काम करते हैं। ऐसे भाई लोगों का क्या होगा मुझे नहीं पता। अब यही भाई लोग 4 लाख रुपए देके जब बैठे होते हैं ना और कुछ नहीं मिलता तो उनको मजा आता। क्रिटिक्स बनना बहुत आसान है भाई। मैंने भी जिनको सेलेक्ट कराया है वो कभी क्रिटिक्स नहीं हुए हैं, उनमें यही खासियत रही है। पूरा फील लेके पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी फिजिक्स वाले टीचर को बहुत मेहनत लगती है भाई। 10 डायग्राम बनाओ, नहीं डायग्राम ढंग से बनाओ तो मजा नहीं आएगा, आपको विजुलाइज नहीं होगा। यहां पर अपने पास मैं कह रहा हूं कि इसके पास क्या है। अब देखिए कैसे आपने किया है, आपने बैटरी कैसे जोड़ी है वो समझने वाली बात है। आपने इनर कर्व पार्ट को, ठीक है, इनर कर्व पार्ट को, इनर कर्व पार्ट को आउटर कर्व पार्ट से जोड़ा है। आपने जो बैटरी जोड़ी है ना उसके थिकनेस के अकॉर्डिंग जोड़ी है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? मतलब ऐसा है कुछ, देखिए ये है, अभी ये ऐसे देख लो, ये है, इसमें आपने ऐसे जोड़ दिया है। शायद समझ गए होंगे सभी बच्चे। आपने ऐसे बैटरी जोड़ दिया है, आपने बैटरी जो है ऐसे जोड़ दिया है। क्लियर है? तो जब आप इनर कर्व पार्ट से आउटर कर्व पार्ट की तरफ अगर बैटरी जोड़ोगे तो कोई बच्चा मुझे बताएगा कि उसमें करंट कैसे फ्लो करेगा? जल्दी बताइए जरा कमेंट करके, कुछ आप लोग भी बताइए कैसे करंट फ्लो करेगा। मतलब एक इनर कर्व पार्ट पे पोटेंशियल लगाया है V का और आउटर कर्व पार्ट पे अपना 0, तो अगर आप इसके लिए करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट कैसे फ्लो करेगी? रेडियली आउटवर्ड। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रेडियली आउटवर्ड, बिल्कुल सही कह रहे हैं विनय, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो रेडियली आउटवर्ड का मतलब ये हुआ कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो करंट आपका कुछ ऐसा फ्लो हो रहा होगा। देखिए ऐसे जब ऊपर से देखोगे इसको तो कुछ आपको ऐसा नजर आएगा कि हर तरफ रेडियली करंट जा रहा है। हर तरफ से इनर से आउटर में रेडियली करंट जो है जा रहा है। ये चीज आप देख पा रहे हो? ठीक है, हर तरफ रेडियल डायरेक्शन में ऐसे करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, या फिर अगर आप ऐसे देखना चाहोगे तो मतलब ऐसे करंट जा रहा होगा इधर। यहां पे ऐसे दिखा सकते हो। ऐसे, ठीक है, इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा होगा। एक कर्व पार्ट है, दूसरा कर्व पार्ट। आपकी कॉपी है जिसको लिख रहे होगे उसको मोड़ के सिलेंडर बनाओ। अपनी कॉपी को जो लिख रहे हो उसको मोड़ के सिलेंडर बनाओ, और जो उसका कवर पेज अंदर चला जाएगा, ठीक है, तो कवर पेज जब अंदर चला जाएगा तो वहां पे पोटेंशियल है और बाहर पे, तो आपको करंट कहां से जाएगी? हर पेजेस से निकलती हुई। मानते हो कि नहीं? हर पेज एक सिलेंडर है, हर पेज एक सिलेंडर है, हर पेज अपना क्या है? एक सिलेंडर है। तो हर पेज से जो है वो निकलते हुए जाएगी। तो जब वो हर पेज से निकलते हुए जाएगी, मतलब यहां चीज हम अगर वो दिखाएं तो आप सभी बच्चे समझ रहे हो
कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस तरीके से होगी, सॉरी मतलब करंट इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड जा रहा होगा, वो चीज मैं अगर यहां दिखाऊं तो ठीक है। तो ये पोटेंशियल, यही चीज आपको यहां दिखाया गया है। ये अपने पास है प्लस V वोल्ट और ये है अपना 0 वोल्ट। ये क्लियर है। तो यहां से आपने जो बैटरी लगाई है, ये बैटरी आपने इनर से आउटर के लिए लगाई है। ये पोटेंशियल अपना इधर है, ये है अपना V, ये प्लस V वोल्ट है, ये 0 वोल्ट मान लिया गया है। यहां पे कहीं इसका नेगेटिव प्लेट अर्थ होगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इसमें रो पहला केस है, केस 1 है रो कांस्टेंट, तो इसका रेजिस्टेंस आपको निकालना है। दूसरा है रो इज इक्वल टू, वही ले लेते हैं, रो नॉट R अपॉन ए, सेम फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। ये इनर रेडियस A ले लेते हैं और आउटर रेडियस अपना B ले लेते हैं, ठीक है। या R1 R2 ले सकते हो, आपके ऊपर है, जैसा आप लेना चाहो, ठीक है। R1 R2 लेना चाह रहे हैं तो R1 R2 ले लीजिए। ये अपना R1 है, ये अपना R2 है। तो पहले केस को तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप बहुत जल्दी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे पहले केस के लिए? पहले केस के लिए, केस 1 के लिए रो अपना क्या रहेगा? कांस्टेंट। उसके लिए तुरंत आप लिख सकते हैं क्या? जो हमारा वेरिएबल क्रॉस सेक्शन होगा ना, करंट जो है वेरिएबल क्रॉस सेक्शन से जा रहा होगा, और वो जो वेरिएबल क्रॉस सेक्शन होगा वो एक सिलेंडर ही होगा, हर सिलेंडर से क्रॉस करता हुआ जा रहा होगा। मानते हैं कि नहीं? वो एक हर सिलेंडर से क्रॉस करता हुआ जा रहा होगा। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं? R डिस्टेंस पे जाके dr थिकनेस का एक सिलेंड्रिकल सेल ले सकते हैं। R डिस्टेंस पे जाके एक dr थिकनेस का एक सिलेंड्रिकल सेल ले सकते हैं। ऐसे, और ये जो होगा ये है ना अपना dr थिकनेस, इसका थिकनेस आपका इतना है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये है अपना dr थिकनेस का सिलेंडर। जैसे वहां आपने स्फेरिकल शेल लिया था, यहां सिलेंड्रिकल शेल होगा और कोई अंतर नहीं है। ये है, दिख गया? तो ये जो मैं शेडेड कर रहा हूं, तो ये जो भी शेडेड पार्ट है R से dr थिकनेस के बीच में, ये जो अपना शेडेड पार्ट है ना, यही आपका सेल है, यही सिलेंड्रिकल सेल है भाई, है ना। तो इसमें जो भी अपने पास एरिया होगा इस समय का, इस समय का एरिया आप लिख सकते हैं। इसका क्या होगा? कर्व पार्ट से जा रहा है, आप देख पा रहे हैं ना, जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो कहां से हो रहा है? कर्व पार्ट से। जो करंट अपना फ्लो हो रहा है वो कर्व पार्ट से, यहां से करंट इस तरीके से जा रहा है भाई, हर जगह से करंट ये कर्व सरफेस को क्रॉस करता हुआ जा रहा है ना। तो क्रॉस करता हुआ जा रहा है, तो आप यहां से अब सीधे सीधे dr क्या लिख सकते हैं? आप लोग को समझ में आ गया होगा। रो कांस्टेंट है, बहुत बच्चों ने कर लिया, बहुत अच्छी बात। रो कांस्टेंट है, रो एल के जगह पे r पे आप dr पे गए हैं, यहां पे आप r पे, और ये अपना dr थिकनेस था। तो इसके लिए रो एल तो dr हो जाएगा, अपॉन में एरिया हो जाएगा जो सिलेंड्रिकल सेल है, जो अपना सिलेंड्रिकल सेल है, ठीक है। हाँ, ऋषि भाई ने कर लिया,
ऋषि भाई ने कर लिया। रो आर अपॉन एल, तो रो डी आर, तो रो डी एल है ना, तो रो इंटू डी आर अपॉन एरिया, एरिया जो लिखोगे वो लिखोगे 2 पाई आर एल, ठीक है, लेंथ इसका एल है, लेंथ इसका एल है, तो 2 पाई आर एल क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया किस सिलेंडर का, आर रेडियस वाले सिलेंडर का, क्योंकि वो पूरा का पूरा वहां से आर रेडियस वाले सिलेंडर के कर्व पार्ट से करंट पेनिट्रेट करता हुआ जा रहा होगा। तो डी आर अपने पास ये होगा, वेरिएबल एरिया, ऐसे ही एरिया वेरी करेगी, इसी को इंटीग्रेट मार दीजिए। तो जो रो तो कांस्टेंट है ये हो जाएगा R1 से R2 और ये हो जाएगा 0 से R। तो R अपने पास आ जाएगा रो नॉट अपॉन 2 पाई एल डी आर अपॉन आर, R1 से R2 और ये अपना ln आ जाएगा। तो ये सब रिजल्ट आपको जेई मेंस में हो सकता है कि आपसे ये सब डायरेक्ट पूछ लिया जाए, ln R2 अपॉन R1, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस, तो ये सिलेंड्रिकल रेजिस्टेंस, सिलेंड्रिकल कंडक्टर का रेजिस्टेंस है जिसमें रो कांस्टेंट है, ठीक है। बाकी दूसरा पार्ट मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, नहीं तो कल डिस्कस करेंगे, ये आप ट्राई मारिएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कंडक्टर का देखा, स्फेरिकल में बहुत सारे केसेस किए, सिलेंड्रिकल में भी एक केस किया जब एंड टू एंड पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो फ्लैट पार्ट से हमारा क्या होगा, करंट फ्लो होगा, उसमें एरिया आपकी जो है कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन जब आप इनर सरफेस से आउटर सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे तो करंट आपका कर्व पार्ट से होगा और हर इंस्टेंट पे वो नए नए सिलेंडर को पार कर रहा होगा, हर सिलेंडर का रेडियस चेंज हो रहा होगा। तो अकॉर्डिंगली फिर हमने उसको इस तरीके से किया। क्लियर है? तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आप लोग अपने टेस्ट की तैयारी करिए और साथ में इसको रिवाइज करके रखिए, कल इस पे आगे फिर कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है, चलिए।